वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर वो है बेसिक लेवल कंप्यूटर या फिर फंडामेंटल लेवल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक सिस्टम है ये जानकारी होना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो पड़ता है, इसलिए क्योंकि जो लोग सीनियर स्टूडेंट हैं वो लोग इंटरव्यू फेस करते हैं या फिर जॉब में कहीं पर हम लोग रिटर्न एग्ज़ाम में भी दे सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो खास करके बेसिक लेवल से ही होता है। और जो लोग स्टूडेंट हैं वो लोग के हर ईयर में कोई ना कोई चैप्टर में एक बेसिक लेवल से कोई ना कोई सिस्टम आता है। तो इसीलिए हम लोग ये बेसिक लेवल के ऊपर पहला सेशन जारी रखेंगे। तो आज पहला जो टॉपिक्स देखेंगे वो है हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में ये जो इमेज आप लोगों के सामने है ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। इसको मॉनिटर कहते हैं, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। पर यहाँ पर जो चीज़ जानकारी के लिए मैं बोल दूँ, ये जो वीडियो लिखा है मतलब मॉनिटर का एक अलग नाम होता है जिसको हम लोग वीडियो कहते हैं। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये बाहरी देशों में खास करके यूरोप एंड अमेरिका में ये वर्ड कहा जाता है। वो लोग मॉनिटर नहीं कहते हैं, मॉनिटर के जगह पर वो लोग वीडीयू या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। इसके अलावा ये रहा सीपीयू, इसको कहते हैं कीबोर्ड, और ये माउस। इसके बारे में हम लोग दूसरे या तीसरे स्लाइड में फिर से बात करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग जो सीखेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के बगैर कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो अधूरा रहता है। क्योंकि बहुत सारे जगह पर मॉक टेस्ट में, रिटर्न में हम लोगों को कहा जाता है कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बोलो या फिर लिखो। तो यहाँ पर हम लोग जो डेफिनेशन देखेंगे वो बहुत छोटा है पर ये पूरा सटीक एक डेफिनेशन है। पहले मैं इसको पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में समझा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर लिखा है, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बाई यूजर, देन process the data as per the instruction given and after that output the result। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक कंप्यूटर पहले तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उसके बाद इसका काम क्या है ना, ये डेटा और इंस्ट्रक्शन एक यूज़र से लेता है। डेटा मतलब कीबोर्ड से जाने वाला जो चीज़ होता है उसको हम लोग डेटा कहते हैं, और इंस्ट्रक्शन मतलब माउस से जो करते हैं ऐसी चीज़ को हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है ना, प्रोसेस होता है। ये चीज़ प्रोसेस होने के बाद वो डेटा जो रॉ जाता है वो प्रोसेसिंग होने के बाद उसका आउटपुट होता है। अब आउटपुट कहाँ पर होता है? या तो मॉनिटर में रिफ्लेक्ट होता है या फिर प्रिंट होके निकलता है। तो ये है एक आसान सा डेफिनेशन, इसको आप लोग गौर से पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को शायद लिखने दिया जाए या फिर कोई कॉन्सेप्टिकल क्वेश्चन पूछा जाए। जब हम लोग क्वेश्चन देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो इसको ठीक से सुनिएगा, उसके बाद इसको आराम से पढ़िएगा। देन नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर पहला जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बारे में हम लोग अच्छे से सीखेंगे यहाँ पर कि डेफिनेशन में क्या समझाया गया था। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, मतलब कुछ डालते हैं देन वो प्रोसेस होता है, देन आउटपुट होता है। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम समझेंगे, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल देख लें। इनपुट, इनपुट मतलब कैसा चीज़ समझिए। हम लोग यहाँ पर एक मैंगो शेक बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट मतलब चाहिए क्या ना, मैंगो चाहिए, शुगर और मिल्क चाहिए, और उसको प्रोसेस करने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, ठीक है। तो ये तीन जो चीज़ दिख रहा है, मैंगो, शुगर एंड मिल्क, इसको इनपुट डिवाइस समझते हैं, और वो मिक्सर ग्राइंडर जो है वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब ये आउटपुट होगा। जब इसका आउटपुट होता है तो हम लोगों को जो मिलता है वो चीज़ होता है क्या ना, एक मैंगो शेक। एग्जैक्टली जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर एक आउटपुट है वो मैंगो शेक। तो ऐसे ही होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये मिक्सर ग्राइंडर को प्रोसेस डिवाइस समझते हैं। ऐसे कुछ और एग्जांपल है, जैसे हम लोग डर्टी क्लॉथ को अगर कहीं पर क्लीन करना चाहते हैं तो वॉशिंग मशीन होगा, और जब वो निकलेगा ठीक होके तो वो क्लीन क्लॉथ हो जाएगा। तो ये एक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हुआ। वैसे ही पेट्रोल समझिए कि इनपुट सिस्टम है, कार एक आउटपुट सिस्टम है, और प्रोसेस जब होता है, जब कार चलता है तो उसको हम लोग आउटपुट प्रोसेस मान सकते हैं। उस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेटर को समझाया गया है। कुछ कैलकुलेट करेंगे वो रॉ है, कैलकुलेट एक डिवाइस है जो आउट प्रोसेसिंग डिवाइस है, और उसमें जो दिखता है डिस्प्ले वो आपका आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके से कंप्यूटर को भी समझाया जा रहा है। उसके बाद प्रोसेसिंग कैसे होता है ना, हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड और माउस के थ्रू से कुछ लिखते हैं या फिर कहीं पर डबल क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं तो कुछ ओपन होता है। तो उसके बाद जो एक्शन जो चलता है वो होता है सीपीयू के अंदर। जैसे ही हो जाता है तो आउटपुट निकलता है। यहाँ पर प्रिंटर दिखाया गया है, इसके अलावा मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये हम लोग को जानना है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर कीबोर्ड और माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके थ्रू से हम लोग लिखते हैं, जो डेटा होता है वो नेचुरली हम लोगों के कीबोर्ड के थ्रू से ही जाता है, एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड।
उसके बाद क्या इनपुट डिवाइस हम लोगों को मिलेगा ना, कीबोर्ड का जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा पहले मैं बोल के रखूं। कीबोर्ड में जब भी कोई चीज़ जाता है वो एक रॉ डेटा के तौर पे जाता है, मतलब हम लोग एबीसीडी तो लिख देते हैं पर कंप्यूटर उसको पहले समझता है, उसके बाद आउटपुट होता है। उसके तरीके से एक माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, उसके थ्रू से हम लोग डबल क्लिक करते हैं, क्लिक करके कोई इमेज होता है ओपन होता है, कोई फाइल ओपन कर पाते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। देन टच पैड जो लैपटॉप में खास करके होता है, या फिर हम लोग जो टच फोन यूज़ करते हैं वो भी एक इनपुट सिस्टम ही है, जिसके थ्रू से हम लोग कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं, कोई भी चीज़ ओपन कर पाते हैं। तो टच पैड भी एक इनपुट सिस्टम है, या फिर इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। माइक्रोफोन जो हम लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं या फिर कोई भी चीज़ सुन सकते हैं, तो पहले तो उसको डालना होता है ना, बोलना होता है, तो होता है माइक्रोफोन से। उसके बाद होता है आउटपुट डिवाइस। ये जो आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस तीन तरीके से माना जाता है, एक है मॉनिटर, एक है प्रिंटर और एक है स्पीकर। आउटपुट किस लिए? क्योंकि यहाँ पर आप रिजल्ट देख पाते हो, आप जो चीज़ कर रहे हो, समझो आप टाइप कर रहे हो कंप्यूटर से, तो वो कहाँ पर देखते हो ना, मॉनिटर में देखते हो आप लोग उस चीज़ को, ठीक है। आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो पेज के ऊपर, तो कहाँ पर करोगे ना, प्रिंटर के थ्रू से करोगे तो पेज पे निकल के आएगा, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वहाँ पर भी आपका रिजल्ट शो हो रहा है। और तीसरा चीज़ है स्पीकर, मतलब आप कुछ सुनना चाहते हो जो आपके कंप्यूटर में है, चाहे वो मूवी हो, गाना हो, कोई भी साउंड हो, तो वो स्पीकर के थ्रू से निकल के आता है, इसीलिए वो भी एक आउटपुट डिवाइस ही हुए। सो मॉनिटर, जैसे मैंने कहा, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, जो जो काम करते हैं। उसके बाद आता है प्रिंटर, जिसमें प्रिंट होके पेपर में निकलता है, चाहे वो पिक्चर हो चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी। उसके बाद आता है स्पीकर, जिसके थ्रू में हम लोग साउंड को सुन सकते हैं, कंप्यूटर में रहने वाला कुछ भी फाइल जो साउंड सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसका साउंड को सुनते हैं हम लोग। ये चीज़ जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है प्रोसेसिंग डिवाइस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सिस्टम है, एक हिस्सा है कंप्यूटर का, जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेसिंग डिवाइस का हिस्सा है। और ये सीपीयू के अंदर ये वाला एक चिप्स रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर। ये चिप्स के काम ही है, ये चिप काम करता है हम लोग को प्रोसेसिंग करवाने का सहायता करता है, मतलब हम लोग कीबोर्ड में टाइप कर दिए, अभी ये जो माइक्रो चिप है ये समझता है कि इसको करना क्या है, मतलब इसको प्रिंट करवाना है, इसको दिखाना है, इसको सुनवाना है, कोई भी। या फिर हम लोग समझिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है, टैली के ऊपर क्लिक करते हैं टैली ओपन होता है, तो ये हर वो चीज़ एक सीपीयू ही समझता है, उसके बाद उस चीज़ को आपके सामने ओपन करने का वो जगह बना देता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये है इनपुट प्रोसेस आउटपुट का एक डायग्राम, जिसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है ना, कीबोर्ड के माउस के थ्रू से हम लोग कोई भी चीज़ अगर डालते हैं तो वो डायरेक्ट रैम पे जाता है, ठीक है। रैम का काम क्या होता है ना, जब भी कंप्यूटर ऑन रहता है तो रैम हर वो चीज़ को एक्सेस करवाने में हम लोगों को वो पावर देता है। रैम में हर चीज़ चला जाता है तो रैम क्या करता है ना, आप लोगों को दिखाता है, या फिर प्रिंट करवाने का जो बेनिफिट है वो ये देता है रैम। अब उसके बाद वो पहले प्रोसेसर को डालता है, कि प्रोसेसर समझ लेता है कि इसको किस में ओपन करना है, क्या चीज़ करवाना होता है, तो प्रोसेसर फिर रैम को डाल देता है और रैम उसको आपको दिखाता है या फिर प्रिंट करवाता है। अब उसके बाद अगर आप चीज़ को कोई सेव करके रखना चाहते हो, हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करके रखते हैं ताकि नेक्स्ट दिन आके यूज़ कर पाए, तो रैम क्या करता है ना, रैम प्रोसेसर के थ्रू से उसको हार्ड डिस्क में डाल देता है ताकि ये फ्यूचर यूज़ में आ सके। तो ये होता है एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसको आप लोग खाते पे अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि जब टास्किंग होगा आप लोगों को करने के लिए दिया जाएगा तो ये आपको करके दिखाना होगा, ठीक है। देन आते हैं हम लोग यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम लोग को जानना होगा। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर में जो पहला हिस्सा होता है वो है इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक वर्क। इसका मतलब है कि कंप्यूटर का जो यूजेस है वो सबसे बढ़िया यूजेस होता है साइंटिफिक वर्क में या फिर इंजीनियर वर्क में। लाइक दैट, समझिए कोई ब्रिज बनाना है तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना है, तो हम लोग कहाँ पर बनाएंगे ना, कंप्यूटर में। कोई एक टैंकर बनाना है, कोई एक मशीन गन बनाना है, कोई प्लेन का ढांचा बनाना है, सब चीज़ हम लोग अभी कहाँ पर बनाते हैं ना, कंप्यूटर के थ्रू से। मतलब कंप्यूटर के थ्रू से मशीन को असेंबल किया जाता है, जो मशीन चलता है बनने का मशीन, वहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ होता है। और साइंटिफिक वर्क का जो हिस्सा है उसका सबसे छोटा सा जो एग्जाम्पल है वो एक जो मोबाइल का सिम कार्ड होता है उसको प्रिपेयर करना होता है कंप्यूटर के थ्रू से।
मतलब कंप्यूटर के साथ अटैच किया गया कोई मशीन है, उसमें सिम कार्ड तैयार होता है। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग करके डाला जाता है उसमें चिप्स, और उसको चलाने के लिए जो टावर या फिर सैटेलाइट का यूज़ होता है वो भी कंप्यूटर से ही चलता है। तो इसका मतलब है कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक वर्क। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है ना, हम लोग कीबोर्ड से जो भी चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पर, वो हर वो चीज़ कंप्यूटर में ही हम लोग अभी करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग, सबसे ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है ना, कंप्यूटर में। इसीलिए यूजेस ऑफ कंप्यूटर में सेकेंड फील्ड है डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद है कमर्शियल एंड फिनेंशियल एप्लीकेशन। मतलब अब बैंक पे जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, या फिर बैंकिंग सिस्टम में कोई भी काम हो, एटीएम हो, या फिर आप बैंक पे जाके पैसा डाल रहे हो, उठा रहे हो, पासबुक को अपडेट कर रहे हो, हर वो चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पर हर वो चीज़ कंप्यूटर से ही होता है। अभी कोई नॉर्मल काम नहीं होता, मतलब खाते में लिखने का जगह चला गया है, अभी हर वो चीज़ कंप्यूटर में हो रहा है। देन ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब है कि ऑफिस में जो फाइलिंग का काम होता है या फिर लिखने का काम होता है, डॉक्यूमेंट रखने का काम, हर वो चीज़ अभी कंप्यूटर में हो रहा है। चाहे वो ट्रेड लाइसेंस हो, आपका टैक्स लेना देने का काम हो, जो भी है वो हर वो चीज़ कंप्यूटर में होता है। तीसरा है ड्राइंग, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो ग्रीटिंग्स कार्ड होता है समझ लीजिए, या फिर कोई मैगजीन का जो बुक कवर होता है, या फिर हर वो चीज़ जो डिज़ाइनेबल दिखता है हम लोगों के सामने, वो कंप्यूटर में होता है। एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग भी होता है कंप्यूटर के थ्रू से। जो एडिटिंग लेवल है वहाँ भी कंप्यूटर में ही होता है वहाँ पर। उसके बाद है पब्लिशिंग वर्क, लाइक दैट न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक, पूरा बुक जो होता है, वो हर वो चीज़ कंप्यूटर के थ्रू से ही होता है। मतलब कंप्यूटर के थ्रू से मतलब प्रिंटर का एक बड़ा वर्जन होता है जो बड़ा दिखने में होता है, उसको कहते हैं प्लॉटर, उससे प्रिंट होके निकलता है अभी न्यूज़पेपर। पहले के ज़माने में जो प्रिंटिंग प्रेस था वहाँ से निकलता था, जो मैनुअल मशीन होता था वो अभी बंद हो गया है। अभी जो चीज़ होता है वो पूरा कंप्यूटर के थ्रू से यूज़ हो रहा है। उसके बाद है एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग। इसका मतलब है, समझिए गेमिंग का थ्रू जो है जो हम लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं या फिर कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर से ही प्रोग्रामिंग करके, कोडिंग करके, डिज़ाइन करके तैयार होता है। और एंटरटेनमेंट मतलब हम लोग जो ऐड देखते हैं टीवी में वो भी कंप्यूटर से होता है। और उसके सबसे ऊपर जो चीज़ है वो है मूवी मेकिंग। मतलब समझिए कोई जुरासिक पार्क, डायनासोरस बेस्ड कोई मूवी होता है, या फिर एनिमेशन मूवी, चाहे वो छोटा भीम हो या फिर और भी कोई ऐसे बहुत सारा एनिमेटेड सिस्टम है जो आ रहा है अभी, मूवी सब, या फिर टेलीविज़न सीरीज़ है, वो सब कंप्यूटर के थ्रू से ही तैयार किया गया होता है। तो ये है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे ना, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। इसका मैटर है कि कंप्यूटर यूज करने का एडवांटेज हम लोग को क्या है ना। पहला एडवांटेज है वो है स्पीड। एक कंप्यूटर सबसे ज़्यादा हाई स्पीड मशीन है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि कंप्यूटर जैसा हाई स्पीड सिस्टम कहीं पर नहीं है। आप टाइपराइटर में जितना जल्दी टाइप कर सकोगे उसके कहीं गुना ज़्यादा आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो। या फिर कैलकुलेशन ले लो, या फिर और भी कोई डेटा ओरिएंटेड काम, या फिर इंटरनेट सिस्टम का काम, जो कंप्यूटर में हाई स्पीड हो सकता है और कोई मशीन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा उतना जल्दी। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। मतलब एक कंप्यूटर एक एक्यूरेट डिवाइस है, जैसा आप इनपुट डालोगे वैसे उसका आपका आउटपुट निकलेगा। इसका गलती होने का चांस मतलब 1% से भी कम है, मतलब 0% भी पकड़ सकते हैं, ऐसा मैटर है। कंप्यूटर हर वक्त एक्यूरेट काम करता है, मतलब आप जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही इसका आउटपुट आपको दिखेगा। आप अगर लिखोगे कि आई लिव इन कनाडा, तो आपको वही दिखाएगा कि आई लिव इन कनाडा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप इंडिया में रहते हुए भी क्यों कनाडा लिख रहे हो, क्योंकि आप लिख रहे हो जो वही आपको दिखाएगा। जैसा इनपुट होगा वैसा उसका आउटपुट। उसके बाद आता है वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी मतलब एक ही कंप्यूटर एक ही टाइम पर अलग अलग चीज़ को आपको प्रोवाइड कर सकता है। जैसे आप गाना सुनते सुनते कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो, या फिर इंटरनेट ओपन करके और कोई चीज़ साइड में भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर किसी चीज़ को आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो। बहुत सारा काम एक साथ हो सकता है कंप्यूटर में, जो और कोई मशीन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। देन आता है वर्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी। एक कंप्यूटर में आप बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हो। जैसे आप लोगों के मोबाइल में अभी क्या होता है कि 128 GB 256 GB का जो डेटा होता है स्टोरेज, वैसे कंप्यूटर में हम लोग 1024 GB मिनिमम, अभी तो 2 TB 3 TB का भी हार्ड डिस्क निकल चुका है शायद। तो वहाँ पर होगा क्या ना, वहाँ पर 1024 मल्टीपल बाई 2 और 3 ऐसा सिस्टम आ गया है, तो बहुत सारा डेटा हम लोग वहाँ पर रख सकते हैं। देन ऑटोमेटिक।
कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक डिवाइस है। मतलब आप अगर यहाँ पर कोई ईमेल सेंड करोगे तो क्या होगा, आप ईमेल को लिख के सेंड बटन में प्रेस करोगे तो ईमेल सेंड हो जाता है। या फिर आप कंप्यूटर में कोई डेटा को समझो ट्रांसफ़र कर रहे हो कहीं पर, तो वो ऑटोमेटिक होता है। या फिर कोई कॉपी पेस्ट होता है, तो हम लोगों को तो हाथ से उठा के कहीं पर रखना नहीं होता है, हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। या फिर कोई भी चीज़ हम लोग लिख रहे हैं जब, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखाता है। हम लोग तो कीबोर्ड से टाइप करते हैं, हम लोग और कुछ नहीं चीज़ करते हैं, सिर्फ कीबोर्ड से टाइप करते हो दिख जाता है वहाँ पर। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखता है। इसको हम लोग को मैनुअल कुछ नहीं करना होता है कि हम लोग हाथ से बैठा बैठा के काम करते हैं, ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करता है। इसीलिए ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस भी है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, हर वो चीज़ जो लिविंग है यहाँ पर सिस्टम में, तो उसमें हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, मतलब बाउंड्री, जिसके ऊपर वो काम नहीं कर सकता। ह्यूमन का जैसे एक लिमिटेशन है, वैसे कंप्यूटर का भी कुछ लिमिटेशन यहाँ पर है। तो क्या क्या है, एक है नो इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर का कोई खुद का इंटेलिजेंट पावर नहीं है। मतलब वो खुद से कुछ नहीं सोच सकता है, आप जैसा उसको समझाओगे वो वैसा ही सोचेगा। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले बोला कि आप अगर लिखोगे क्या लिव इन कनाडा, तो वही दिखाएगा, क्योंकि वो सोचेगा नहीं कि आप यहाँ पर इंडिया में बैठे कैसे लिख सकते हो। इसीलिए इसका कोई इंटेलिजेंस पावर नहीं है। दूसरा क्या चीज़ है ना, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर का रखने का एक सही तरीका होता है। आप कंप्यूटर के गर्मी में नहीं रख सकते, धूल में नहीं रख सकते, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करना होता है, एंटीवायरस वगैरह लगाना होता है, नहीं तो कंप्यूटर क्या होगा ना, बिगड़ जाएगा। उसका एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं रहेगा तो कंप्यूटर खराब हो सकता है, तो इसका एक लिमिटेशन है। और थर्ड जो है वो है कंप्यूटर कांट वर्क ऑफ इट्स ओन, मतलब कंप्यूटर अकेले अकेले नहीं काम कर सकता है, उसके लिए किसी ना किसी को बैठ के काम करवाना होता है। लाइक यूजर जो हम लोग हैं, हम लोग किसी ना किसी को तो बैठना होता है कंप्यूटर के सामने, तब जाके कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो ये है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आएंगे हम लोग एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का जो इतिहास है उसको हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर कैसे बारी के बारी से एक बार से आया। मतलब जो हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर देख रहे हैं, जो पिक्चर यहाँ पर है, कंप्यूटर पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं दिखने वाला था, कंप्यूटर एक अलग ही रूप था उसका। तो वहाँ से यहाँ का जो सफ़र है वो कैसे आया, ये हम लोग देखेंगे। तो स्टेज वन जो यहाँ पर दिखा रहा है वो है एबाकस। ये एक मैनुअल मशीन था, ठीक है, जिसको किसी भी तरीके से हम लोग कंप्यूटर नहीं कहेंगे। इसके थ्रू से कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद चार्ल्स बेबेज आए, जिसने कंप्यूटर का जो आधुनिक तर है उसका एक रूपायन दिया, मतलब डिफरेंस इंजन, ऐसा डिफरेंशियल इंजन बनाया जिसके थ्रू से कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया। और आखिर में आया ये इनियक, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहते हैं। तो ये तीन दौर गुजरा, इसके बीच में बहुत सारा कुछ है जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये मेन 3 स्टेज है कंप्यूटर का। पहला स्टेज जिसको हम लोग कंप्यूटर नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। उसके बाद चार्ल्स बेबेज आए जिन्होंने कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट निकाला। और थर्ड स्टेज जिसमें एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर आया। ठीक है, तो पहला स्टेज जो था, जो एबाकस था, वो क्या था ना, एक रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम था, जिसमें आप लोगों को ये जो यहाँ पर दिख रहा है बॉल, जो पहले पिक्चर में भी देखा है, इसको हटा हटा के आप लोगों को नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने का एक जगह था। इसके ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था इसमें। और ये कहाँ पर यूज़ होता था ना, बेबीलोन, चाइना और यूरोपियन सिविलाइजेशन में। ठीक है, आज से करीबन 300 साढ़े 300 साल पहले का ये बात है। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके जो मशीन पहला आया वो 1642 इस ईयर पे आया। ठीक है, जिसको हम लोग पास्कलाइन कहते हैं। ये जो मशीन था इसमें सिर्फ ऐड होता था, ऐड मतलब 2 नंबर को हम लोग सिर्फ ऐड कर पाते थे, यही काम होता था उस टाइम पर इस मशीन पे। इसको बनाया किसने ना, बेसिल पास्कल ने बनाया, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। ओके, उसके बाद जो आया वो 1673 इस ईयर पे आया। इस मशीन का नाम क्या था ना, लिबनिस। ये किस किस चीज़ के ऊपर काम कर सकता है ना, प्लस माइनस मल्टीपल एंड डिवाइड, ये 4 काम ये कर सकता था। मतलब 4 ठो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता था, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता था। मतलब ना सेव होता था, ना डॉक्यूमेंट को हम लोग फिर से देख सकते थे, ऐसा कुछ काम नहीं होता था। जो नंबर ऐड किया वो एक कागज़ पे आ गया, बस हो गया काम इसका। तो ये किसी भी तरीके से ये सब कंप्यूटर नहीं था, ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर था। ठीक है, इसको हम लोग कंप्यूटर नहीं कहेंगे, ऐसा मशीन सिर्फ था। और इसके ऊपर बेस करके जो चीज़ आया वो है, तो उसके बाद चार्ल्स बेबेज का जो मशीन था वो आया था। और उसके बाद आखिर में जो आया वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, या फिर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, इसको कहते हैं इनियक। तो इनियक का काम था क्या ना, ये सबसे पहला एक ऑटोमेटिक मशीन आविष्कार हुआ था
जिसके थ्रू से हम लोग ऑटोमेटिकली सब काम कर सकते हैं, मतलब इसमें सेव भी होता था और इसमें सिग्नल को ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जा सकता था एक जगह से दूसरे जगह पर। तो ये था दुनिया का पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब हर जनरेशन में कुछ ना कुछ नया नया आविष्कार हुआ और कंप्यूटर का जो रूप है वो परिवर्तन होता रहा एक एक दौर पर। ठीक है, तो पहला जो दौर था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो दिखने में कुछ ऐसा था, उसमें क्या था ना, वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर चलता था। जैसे अभी के कंप्यूटर कैसे चलता है ना, माइक्रो चिप से या फिर माइक्रो प्रोसेसर से। तो तब के ज़माने में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से चलता था, इसके थ्रू से पावर मिलता था उसको और ये कंप्यूटर चलता था। तब इसका जो प्रॉब्लम था, उसका प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो था, वेरी स्लो लिखा है यहाँ पर, वो स्लो था। ठीक है, और ये डिज़ाइन भी बहुत बड़ा था कंप्यूटर, और इसमें बहुत मतलब टफ सिचुएशन था सिस्टम, मतलब बहुत ज़्यादा स्विच था। उस स्विच को हैंडलिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर काम पे लगाया जाता था उस दिनों पे। तो उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया। सेकेंड जनरेशन का काम क्या था ना, इसका टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया यहाँ पर, और ट्रांजिस्टर को लिया गया यहाँ पर, और इसका प्रोसेसिंग, इसका रन थोड़ा फास्ट हो गया, और ये साइज में भी थोड़ा स्मॉल आ गया। आप लोग ये टाइम पीरियड अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको भी नोट कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर और कुछ परिवर्तन हुआ, जैसा टेक्नोलॉजी जो है वो आईसी हो गया, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। तो इस वहाँ पर जो वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब से आहिस्ते आहिस्ते ये आईसी चिप्स में रूपांतर हो गया, इसका साइज स्मॉल हो गया, और ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से थोड़ा फास्ट काम करने लगा आहिस्ते आहिस्ते। तो उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या हुआ ना, आईसी को भी रिप्लेस कर दिया गया, यहाँ पर नया और एक आविष्कार हुआ जिसका नाम था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये स्मॉल एज कंपेयर्ड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहले जनरेशन के कंप्यूटर के थ्रू से ये और भी छोटा हो गया आकार में। ठीक है, और इसका प्रोसेसिंग भी फास्टर हो गया फर्स्ट जनरेशन के थ्रू से। और आखिर में आया जिस जनरेशन पे हम लोग बैठे हैं, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो आविष्कार था वो था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू से आज पूरा सिस्टम चल रहा है। हम लोग जो देखते हैं ऐड, खास करके वो जो एलेक्सा का ऐड होता है गूगल्स में, जिसको कुछ भी कहा जाता है तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, मतलब उसका ओरिजिनल इंटेलिजेंस पावर नहीं है, उसको अलग से इनबिल्ड किया गया है। जैसा किया गया है प्रोग्राम वैसा ही वो काम करने लगता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो भी देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो को। ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर किस किस तरीके का, साइज ओरिएंटेड बोलो या फिर काम के हिसाब से किस हिस्सों में बटा हुआ है। नेचुरली हम लोग चार हिस्से पकड़ते हैं। एक है माइक्रो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब आप इंस्टीट्यूट में आते हो जो कंप्यूटर देखते हो, या फिर बैंक पे जाते हो, कहीं पर स्कूल कॉलेज में जो भी कंप्यूटर देखते हो, वो है माइक्रो कंप्यूटर। क्यों माइक्रो कंप्यूटर ना, इसमें माइक्रो चिप्स लगा रहता है। जो माइक्रो चिप्स लगा रहता है उसके कारण से ही इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जो पहले स्लाइड में हम लोगों ने देखा है माइक्रो प्रोसेसर, उसी के कारण इसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। और उसके बाद है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, जो हम लोग पिक्चर के थ्रू से देखेंगे उसके बाद समझेंगे। तो ये रहा आपके सामने मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर पहले आते हैं यहाँ पर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वाइट कलर का, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो काम है वो पहले हम लोग समझ लें। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेन जो काम होता है वो वहीं पर लगाया जाता है जहाँ पर से एरोप्लेन का मतलब आवाजाही रहता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एयरपोर्ट में मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा रहता है। प्लेन को कंट्रोल करने के लिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और क्या होता है ना, कहीं पर समझिए लोकल वेदर को अपडेट करवाना है, अगर ये दमदम एयरपोर्ट का पकड़ ले तो ये कोलकाता और कोलकाता के आसपास का जो लोकल वेदर है उसको अपडेट कर पाएगा, ग्लोबल नहीं। मतलब वो यहाँ पर बैठ के दिल्ली का वेदर अपडेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ कोलकाता का। ठीक है, तो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर का काम है, ये नेचुरली उस काम पे आता है जहाँ पर साइंटिफिक सिस्टम यूज़ होता है। देख के लैपटॉप लग रहा है पर ये लैपटॉप है नहीं, एक साइंटिफिक सिस्टम है। ये लैपटॉप से कई गुना ज़्यादा इसका भाव है मार्केट में। ये साइंटिफिक सिस्टम जैसे किसी का सॉइल टेस्ट करना है, किसी जगह पर कहाँ पर कोई भी अगर पहाड़ या फिर समुंदर के नीचे का कोई खोज मिला, वहाँ का कोई वाटर या फिर सॉइल टेस्ट करना है, तो इसके थ्रू से ये काम आता है। उसके बाद आते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का काम क्या है ना, सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर समझिए
कोई भी स्पेस ओरिएंटेड काम होगा वहाँ पर सुपर कंप्यूटर सबसे पहले यूजेस होगा। ये हम लोग को समझ लेना चाहिए। ये जो नासा का सुपर कंप्यूटर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है इसका, ये उसका सीपीयू का हिस्सा है। ये पूरा सीपीयू का हिस्सा है, कई हजार जगह लेता है। मतलब कोई भी, मतलब एक सुपर कंप्यूटर एक नॉर्मल कंप्यूटर जैसा पहले तो दिखने में नहीं होता है, और उसको रखने के लिए कई हजार मतलब स्क्वायर फुट लग सकता है सही हिसाब से। मतलब सीपीयू रखने के लिए 1000 स्क्वायर फुट के ऊपर 4000 5000 स्क्वायर फुट एक सीपीयू लगता है। और ये इसका मॉनिटर का रूम है। मॉनिटर रूम ये सबसे छोटा है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा मॉनिटर रूम होता है। ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, किसी एक इंसान का ये काम नहीं है। एक जस्ट नॉमिनल मॉनिटर रूम है, इसीलिए एक इंसान बैठा है। पिक्चर का पूरा हिस्सा आप लोगों को दिखा नहीं पा रहे, और भी बहुत सारे लोग रहते हैं एक सुपर कंप्यूटर के मॉनिटर रूम पर। ये मिशन टू मार्स जो हुआ था, मतलब मंगल ग्रह में जो रिसर्च हुआ था, उसका 3D ये पिक्चर के ऊपर रिसर्च चल रहा है, देख रहा है ये लोग यहाँ पर बैठ के। तो सुपर कंप्यूटर का काम ही है कि नेचुरली जो स्पेस ओरिएंटेड या फिर महाकाश गवेषणा का जो काम होता है वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू से ही होता है। ये है हमारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है परम परम सुपर कंप्यूटर, जिसका आप लोग पिक्चर देख पा रहे हैं। और दूसरा एक नया कंप्यूटर इनबिल्ड हुआ है जिसका नाम है प्रत्यूष प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, जिसका पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं। ये है प्रत्यूष। ओके, तो ये दो भारत का है। इसके थ्रू से हम लोग चांद या फिर स्पेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर बेस करके। और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी चल रहा है इसके ऊपर बेस करके हमारा। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट, ये फिर या फिर एआई, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे थे पहले स्लाइड में। तो एआई ये जो चीज़ है, इसका काम क्या है ना, एक रोबोट है। पहली बात तो रोबोट ही काम आता है एआई के ऊपर ज़्यादातर, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर में भी एआई डाला जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एआई डाला जाता है कभी कभी। तो ये रोबोट एआई का काम क्या है, दो तरीके का रोबोट होता है। एक एआई रोबोट होता है जो एडुकेशन सेक्टर में काम आता है, जैसा ये है। इसको आप कोई भी क्वेश्चन करो तो ये आपको झटाक से आंसर दे देगा कि आप क्या पूछ रहे हो उसको। समझिए आप पूछ रहे हैं कि मिस्र का जो पहला पिरामिड था वो कब तैयार हुआ था, वो आपको ही बोल सकता है। या फिर चाइना का जो वॉल है उसका हाइट कितना है, ये भी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये उस तरीके का रोबोट है। ये सब एजुकेशन बेस्ड सिस्टम रोबोट है। अब ये जो देख रहे हैं आप सामने, ये रोबोट एक्चुअली है। इस रोबोट के थ्रू से आप लोग काम कर सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन रोबोट नहीं है, ये आपको काम करके दिखा सकता है। इसका आर्टिफिशियल सिस्टम या फिर एआई सिस्टम, इसका इंटेलिजेंस पावर बहुत ज़्यादा है। जैसा इसको प्रोग्राम किया जाता है वैसा काम कर सकता है। मतलब ये पावरफुल रोबोट भी है। इसको आप वॉर के काम पे भी ले जा सकते हैं, जैसे ये मिलिट्री ट्रेनिंग में यूज़ होगा ऐसा रोबोट। इसको ट्रेन किया जा रहा है या फिर देखा जा रहा है कि जैसा प्रोग्रामिंग है वैसे काम कर पाएगा कि नहीं, बर्फ के ऊपर चल पाएगा कि नहीं। ऐसे करके बहुत सारा ऐसा रोबोट अभी इनबिल्ड हो रहा है। ये जो रोबोट आपको दिख रहा है, ये सब कंपनी रोबोट बनाता है। ये ह्यूमन जैसा ही काम कर सकता है या फिर उससे कई ज़्यादा पावरफुल है, 10 गुना ज़्यादा। मतलब एक ह्यूमन जितना काम कर सकता है उससे 10 गुना ज़्यादा ये लोग काम कर सकते हैं। वजन उठा सकते हैं, ट्रेन हो सकते हैं अपने आप को। थकने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास ह्यूमन जैसा मसल नहीं है। ये प्रोग्रामेंट है और पूरा चीज़ इन लोगों के ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। जैसे छलांग मार रहा है, ये भी एक सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा है। जैसे गाड़ी को लेके जा रहा है ये रोबोट चलाते हुए, तो ये पूरा चीज़ जो दिख रहा है आपके सामने, ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सिस्टम है, और ये पूरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। ये जो दिख रहा है आपको, ये रोबोट बात कर सकता है। Please pardon my expressions, but hey, hi. So tell me, this is your first visit to Kochi. तो ये सब रोबोट ऐसे बात कर सकता है। और इन लोगों का जो सिस्टम देख रहे हैं, जो आपका सर का पोर्शन देख रहा है, यहाँ पर एक्चुअली प्रोग्रामिंग चिप्स या फिर सॉफ्टवेयर और मशीनरीज लगाया गया है। इसको बनाने के लिए बहुत खर्चा पड़ता है, और ये मेंटेनेंस सिस्टम भी सैटेलाइट के थ्रू से भी हो सकता है, मतलब चलाने के लिए। तो ये था आप लोगों का पहले दिन का या फिर पहला चैप्टर। इसको आप लोग प्लीज़ अच्छे तरीके से देखिएगा और स्टडी कीजिएगा। इसके साथ भी एक स्टडी मटेरियल्स मिलेगा जो टेक्स्ट के हिसाब से जाएगा आप लोगों के पास, पीडीएफ में जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद आप लोगों का कोई अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को हम लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू से कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप लोग पढ़ें, उसके बाद देखें, समझें एंड क्वेश्चन करें। उसके बाद हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे, देन उसके बाद आप लोगों को टास्किंग दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को
पहले समझना होगा, पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा। सो इसको देखिए, अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।